लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में भला? स्वाधीनता के बाद वास्तुकला। आई थिंक सो लगभग खत्म ही हो गया ना। पोस्ट इंडिपेंडेंट भी पूरा ही लगभग हो गया ना। हमने पूरा आधुनिक भी लिख लिया, साइंस और उसका फ्यूजन होता है ना। ठीक है, इसमें दो बंदों का नाम लिखना है जिनका बहुत ज्यादा योगदान है। एक नाम है लॉरी बेकर। ठीक है, ये लॉरी बेकर कहाँ थे पता है? लॉरी बेकर एक ऐसे वो है, इनके जो आर्किटेक्चर या वास्तुकला का डिजाइन है ना, उसको कहते हैं गरीबों का वास्तुकला। मतलब वो ना बहुत मिनिमम कॉस्ट में बहुत बेहतरीन जो है वो लाते थे। मतलब रिवॉल्यूशन ही कह लो एक तरीके से। वो आपका बहुत कम खर्चे में बहुत बेहतरीन वो क्या बना देते थे, स्ट्रक्चर बना देते थे। ठीक है, और ये बेसिकली इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ था? केरला से। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये केरला का था, मड हाउस का, है ना। मड हाउस जानते हो ना, मिट्टी के जो दीवारें भी मिट्टी को मतलब सांचे में डाल के सुखा के ईंटों की तरह यूज किया गया। ठीक है, 2006 में जो लॉरी बेकर है उनको नोबेल प्राइज मिला है इस उसके लिए, क्योंकि वो भारतीय एक स्टेट से इन्फ्लुएंस होके इस टाइप का कंस्ट्रक्शन शुरू किया। तो उसकी वजह से क्या है, उनको मतलब हम लोग उनके बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि भारतीय एक कॉन्सेप्ट है मड हाउस का, मिट्टी का घर बहुत पहले से हमारा होता था। अब उसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उन्होंने मॉडर्न किया उसको। ठीक है, और उनके जो भी मतलब घर होते हैं 2006 के बाद वो बहुत तेजी से फैल रहा है ये वास्तुकला का स्टाइल। ठीक है, अब क्या है, ये जो हमारे पक्के ईंटों की दीवारें होती है वो काफी क्या होता है, हीट को एब्जॉर्व करते हैं, गर्म हो जाता है घर। ठीक है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है, अगर आप खिड़कियां ना खोलो तो चिपचिपी एकदम सांस लेने में दिक्कत होगी। लेकिन इन्होंने जो टेक्निक स्टार्ट किया ना, मतलब जमीन को एकदम जो क्ले टाइप की जमीन होती है उसको मतलब यूज करके ईंटों की तरह ब्लॉक बनाया और उससे घर बनाते हैं। और उसमें सीमेंट का एजेंट भी जो है ना मड का ही यूज करते हैं, जो मुल्तानी मिट्टी टाइप चिपचिपी मिट्टी होती है ना उसी से मतलब वो करते हैं। इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, ईंटों के मुकाबले इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है और इसका खर्चा बहुत कम है। इसमें मतलब सक्सेसफुल यहां तक है कि ये 2 फ्लोरी तक, जो सेकंड फ्लोरी मकान होता है ना, 2 मंजिला मकान होता है, वहां तक वो कैपेसिटी को बियर कर लेता है। उससे ऊपर बहुत बड़ी इमारतें नहीं बनी गई है अब तक, लेकिन सेकंड स्टोरी के मकानों तक ये सक्सेसफुल है। ठीक है, और मिट्टी होने की वजह से क्या है, एक खासियत यह है कि घर हमेशा ठंडा रहता है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम है। ऐसे घरों में फैनों की भी जरूरत नहीं है। इवन गर्म जगहों पे भी बना के देखा गया है, जैसे मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू गुजरात का काफी गर्म एरिया है ना, लेकिन वहां पर भी देखा गया फैन की जरूरत नहीं, मतलब घर इतना ठंडा रहता है। ठीक है, और उसके अलावा क्या करते हैं, आपके स्टील का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, इसमें मतलब ऐसा नहीं, पहले के मकान बनाते थे स्टील का बहुत यूज होता था, सीमेंट का, इसने क्या कर दिया, इसने इसको कम कर दिया। इसका भी देसी टेक्निक उन्होंने ढूंढा। ठीक है, जो जहां पर आयरन का स्लैब डलता है ना, आयरन का ढांचा तैयार करते हैं, वो क्या करता है, भूकंप के झटके नहीं ले सकता, आयरन टूट जाता है उस जगह से। लेकिन इन्होंने एक देसी मतलब बेम्बू की ट्री का बीच का बार्क का पोर्शन ढूंढ के निकाला, और वो पोर्शन रेजिस्टिव होता है, वो टूटता नहीं है, इलास्टिक में फॉर्म होता है। अगर उसका ढांचा बनाया गया तो फिर क्या होता है, उसमें आपके जो भूकंप होती है, भूकंप रोधी होते हैं ये घर के ऊपर पानी का कोई असर नहीं होता, सीलन नहीं होता, पानी एब्जॉर्ब नहीं करता ये घर। ठीक है, और उसके अलावा आपका क्या कह सकते हैं, इनके जो वास्तुकला का स्टाइल है इसको मतलब गांधी वास्तुकला भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी बारे में महात्मा गांधी ने अपने हिंद स्वराज में लिखा है कि इस तरीके से भी। अब देखो, हम गांधी के डायनेमिक पर्सनैलिटी को धीरे धीरे देखते आ रहे हैं। अब जब मॉडर्न पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी और समझ में आएगा तुमको। लेकिन देखो, एक गांधी जी एक बढ़िया एनवायरमेंटलिस्ट,
वो तो हमने देख ही लिया है कि एनवायरमेंट ग्लोबल वार्मिंग के बारे में उन्होंने 1932 में आगाह कर दिया था सबको, जो हाल तुम कर रहे हो ग्लोबल वार्मिंग होगा। लेकिन सबने नहीं माना कि विश्व के तापमान, नाम आज का है लेकिन उन्होंने बोल दिया था विश्व का तापमान बढ़ जाएगा इस हाल में, मत करो। लोग नहीं माने, है ना, कड़ा, आज ग्लोबल वार्मिंग हुआ। ठीक है, गांधी जी इंटरनल सिक्योरिटी के अच्छे खासे जानकार थे। कैसे? उन्होंने बोला था ना, जो अगर आप क्रांति के पथ पे जाते हो और अपनी बात मनवाने के लिए हथियार उठाते हो, पूरी दुनिया आतंकवाद के चपेटे में आएगा। आया? कोई भी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन खुद को आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलते, वो उनका कुछ बेसिक डिमांड होता है, वो डिमांड को पूरी करने के लिए वो बंदूक उठाते हैं। आतंकवाद भी आया। गांधी ने क्या बोला था? लेना है स्वाधीनता लो, लेकिन किसमें लो? अहिंसा के तरीके से, क्योंकि हिंसा से आतंकवाद होगा। उस समय पे आतंकवाद का कोई कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला ये जो यूरोपियन कंट्री कर रहे हैं, एक तरीके से एक्सप्लॉइट जो कर रहे हैं, जो हमको इस तरीके से दबा रहे हैं, इससे क्या होगा आने वाले समय में? आतंकवाद। साइंस की प्रगति में महात्मा गांधी ने बोला था साइंस की प्रगति उतनी ही होनी चाहिए जितना जरूरत है बेसिक इंसान की, लेकिन अगर हद से ज्यादा साइंस का डेवलपमेंट हुआ, एक दिन पूरी दुनिया में बायोलॉजिकल बॉम्ब आएगा। कोरिया ने निकाल लिया बायोलॉजिकल बॉम्ब। ये सारी, अब कितने बेहतरीन फिर वो ज्ञानी पुरुष थे, है ना। उन्होंने उसी समय बोला था कि स्टील की कंजम्पशन को कम करो, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है, खत्म हो जाएगा तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। उसकी ऑल्टरनेट प्रोसेस ढूंढो जहां खर्चा कम हो। भारत के लोग इतने खर्चे करके, आज तो पैसा है तो बना रहे हो, लेकिन इतना खर्चा करके भी क्या फायदा? तो उन्होंने क्या बोला था, इस मड हाउस के बारे में अपने हिंद स्वराज किताब में लिखा था। तो ये जो आपका लॉरी बेकर है, लॉरी बेकर ने उनके बारे में पढ़ा, पढ़ने के बाद इस स्टाइल के ऊपर रिसर्च किया और उसके बाद ये डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आपका गांधी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। भारत की वास्तुकला में उनको गांधी कहा जाता है। ठीक है, या फिर कह लो द कॉन्साइंस कीपर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर कहा जाता है। ठीक है, इसका मैं हिंदी का ट्रांसलेट करके बताती हूँ, कॉन्साइंस कीपर को क्या कहते हैं। ठीक है, एक बंदा ये, दूसरा बंदा है आपका चार्ल्स कोरी। चार्ल्स कोरी जो है, भारत में अभी जो आपका वो दिख रहा है ना, पद्म विभूषण मिला था इनको, चार्ल्स कोरी को 2006 में। ठीक है, इन्होंने इंटीग्रेटेड टाउन प्लानिंग को कैसे करना है वो प्रोसेस शुरू किया था। उन्होंने कनॉट प्लेस बनाया था, हाँ, दिल्ली का कनॉट प्लेस जो उन्होंने बनाया था। मध्य प्रदेश की असेंबली बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी। महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम जो है अहमदाबाद में उन्होंने बनाई थी। उसमें इंटीग्रेटेड टाउन प्लानिंग है, मतलब एक कम्युनिटी सेंटर को किस तरीके से आम जनता के मतलब उसमें यूज में लाया जा सकता है, कम जगह में बनाया जा सकता है और सारी बेहतरीन सुविधाएं उसमें लेके आया जा सकता है। ये चीजों का कॉम्बिनेशन करके इन्होंने एक नया टाइप ऑफ आर्किटेक्चर बनाया था, जिनके बेस पे आज हड़प्पा का असर दिखता है। जो आपका वो है ना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, उसमें हड़प्पा का असर दिखता है। ये जो चार्ल्स कोरी की काम है, उनके काम में भी हड़प्पा का असर दिखता है, क्योंकि हड़प्पा के लोगों ने काफी सिस्टमेटिक तरीके से अपनी चीजें बनाई थी। वो आपने देख लिया था टाउन प्लानिंग में कितना सिस्टमेटिक, उसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कम जगह पे कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, उसको अगर देखना है तो आपको किसके बारे में देखना पड़ेगा? चार्ल्स कोरी के बारे में। ठीक है, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, सुनने को मिला है, अभी ऑफिशियल ऑफिशियल तो नहीं है, बट न्यूज़पेपर में आया है। ऑफिशियल जब लिस्ट आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से बाकी शहरों का डेवलपमेंट हुआ है, देहरादून बहुत पीछे है। तो देहरादून की जगह पे अगरतला को इंक्लूड कर लिया गया है। हाँ, त्रिपुरा, त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। अगरतला मतलब नॉर्थ ईस्ट के सारे सिटीज जो हैं, जितने भी कैपिटल है, सब स्मार्ट सिटीज में आ रहा है। हमारे उत्तराखंडियों के लिए बहुत शर्म की बात है कि हम देहरादून को नहीं ला पा रहे। उसके पीछे दो तीन रीजन है। एक तो अनऑर्गेनाइज जो टाउन प्लानिंग को फैलाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज नहीं बनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से बहुत कोशिश हो रही है, लेकिन लोग मजबूर हैं, अपनी जमीनें बेच रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी फाउंड हो रहा है। मेन बेसिक दिक्कत यही है।
कि हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज करो, और कि उत्तराखंड जो है ऑर्गेनाइज होने को तैयार नहीं हो रहा है। तो उनका यही एक वो है। मैंने भी वही न्यूज़पेपर का ही रिपोर्ट पढ़ा था, अभी तो ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आया है, क्या पता ऑफिशियल रिपोर्ट में एक और चांस दे दे देहरादून को, क्योंकि अगर स्मार्ट सिटीज में नहीं आया तो बहुत पीछे पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अलावा कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज है, हमारे आसपास सारे स्मार्ट सिटीज हो जाएंगे, हम ही मतलब पिछड़े वर्ग के एक सिटी रह जाएंगे। जैसे आपके सहारनपुर भी स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट हो गया है, सहारनपुर कंटिन्यू चल रहा है, जबकि वो ऐसा एरिया है, एक बैकवर्ड एरिया माना जाता था। आज की डेट में वो जब डेवलप कर रहा है तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात हो जाएगी अगर देहरादून को इस उससे निकाल दिया जाए। अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसे सभी न्यूज़पेपर में ये आया है। अब ऑफिशियल साइट का देखते हैं। लिखेंगे लॉरी बेकर, लॉरी बेकर। हम कुछ आर्किटेक्ट के बारे में लिख रहे हैं जो भारत में मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आर्किटेक्ट मतलब होता है, आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार। आजकल हम लोग ना आर्किटेक्चर और वास्तुकार को अलग अलग कर दिया, वास्तु को हम कुछ और सोचते हैं, है ना? ठीक है, लेकिन वो दोनों ही एक ही है। सबसे पहले आएगा लॉरी बेकर, उनको कहा जाता है गरीबों का वास्तुकार। लॉरी बेकर को क्या कहा जाता है? गरीबों का वास्तुकार। अब जो लोग गला गर्म करने आए थे वो अपनी इंफॉर्मेशन इन दोनों से ले लेंगे, क्योंकि मैंने काफी कुछ समझा दिया है। गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है, लिखेंगे लॉरी बेकर को समझा दिया है, समझ लेना उनसे। लॉरी बेकर को केरला के, लॉरी बेकर को केरला के मड हाउस मतलब मिट्टी के घर को विज्ञान सम्मत तरीके से, लॉरी बेकर को केरला के मिट्टी के घरों को विज्ञान सम्मत तरीके से आधुनिक वास्तुकला में शामिल करने का श्रेय दिया जाता है। आधुनिक वास्तुकला में शामिल, हाँ, विज्ञान सम्मत तरीके से, विज्ञान सम्मत तरीके से आधुनिक वास्तुकला में सम्मिलित करने का श्रेय दिया जाता है। उनको 2006 में, उनको 2006 में प्रिट्जकर पुरस्कार मिला था। प्रिट्जकर, PRITZKER, प्रिट्जकर पुरस्कार। देखो, नोबेल पुरस्कार जैसे शांति के लिए दिया जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, ऐसे 5 सेक्टर में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रिट्जकर, प्रिट्ज, PRITZKER, ये उसी बराबर है जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है ना, मतलब आर्किटेक्चर सेक्टर में अगर किसी को प्रिट्जकर पुरस्कार मिला वो इक्विवेलेंट टू नोबेल पुरस्कार। समझ गए बात को मेरे? प्रिट्जकर बहुत बड़ा पुरस्कार है आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है? वो इक्विवेलेंट है, नोबेल पुरस्कार के बराबर है, पूरी वर्ल्ड में निकाला जाता है, हर साल 2 या 3 लोगों को दिया जाता है। तो 2006 में इनको प्रिट्जकर पुरस्कार मिला था, ब्रैकेट में चाहे लिख लो नोबेल के बराबर, ठीक? उन्होंने स्थानीय सामग्री से, उन्होंने स्थानीय सामग्री से उच्च कोटि के, उच्च कोटि के पर्यावरण, पर्यावरण एनवायरमेंट फ्रेंडली, चल कुछ भी नहीं, पर्यावरण मित्र नहीं होता है। मैं बता रही हूं, मेरे पास गूगल है। पर्यावरण के अनुकूल,
पर्यावरण के अनुकूल भवनों का निर्माण किया है, जिसमें जिसमें लोहा एवं स्टील का प्रयोग कम कर लोहा एवं स्टील का प्रयोग कम कर लोहा एवं स्टील का प्रयोग कम कर भराव स्लैब निर्माण प्रक्रिया, भराव भराव करते हैं ना, भराव स्लैब निर्माण प्रक्रिया, स्लैब निर्माण मतलब क्या होता है, फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इस वर्ड को फिलर स्लैब कंस्ट्रक्शन, और हिंदी में बोलते हैं भराव स्लैब निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, क्या लिखा उन्होंने, क्या लिखा उन्होंने, प्रक्रिया से कई महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिल्डिंगों का निर्माण किया, जो कई महत्वपूर्ण बिल्डिंगों का निर्माण किया जो उष्म आरामदायक है, जो उष्म आरामदायक है। वो बात मैंने तुमको बता दी, कैसे उष्म आरामदायक है। ठीक, उनको भारतीय वास्तुकला के गांधी भारतीय वास्तुकला के गांधी और इसकी हिंदी देख रही हूँ, रुक जा, और एक नाम से बोला जाता है ना, और भारतीय वास्तुकला का विवेक रक्षक नाम से जाना जाता है, भारतीय वास्तुकला के विवेक रक्षक के नाम से जाना जाता है, लॉरी बेकर या लारी बेकर, एक ही बात है। हिंदी में जब लिखते हैं लारी लिखते हैं ना, ल आ की मात्रा ऊपर से चंद्र बिंदु टाइप्स बनाते हैं, उनको भारतीय वास्तुकला के विवेक रक्षक नाम से जाना जाता है, लाड़ी या लॉरी। इंग्लिश में लिखोगे लॉरी, LAURIE, और हिंदी में लिखोगे ल आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, र बड़ी की मात्रा। ठीक है, अब सारी बातें एक एक पॉइंट मैंने तुमको समझा दिया है। ठीक है, अब जो लोग गला गरम करके आए हैं वो मेरे क्लास के बाद बाकी दोनों से पूछ लिया जाएगा, तुम लोग पूछ लोगे क्यों गांधी कहा जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आर्किटेक्चर का नाम लिखो, चार्ल्स कोरिया। कैसे लिखोगे, CHARLES, कोरिया कैसे लिखोगे, CORREA, RREA, चार्ल्स कोरिया। देखो लिखोगे भारतीय वास्तुकार और शहरी नियोजक थे, भारतीय वास्तुकार एवं शहरी नियोजक थे क्यों, क्योंकि मर चुके हैं, 2015 में मरे हैं। हाँ, दोनों ही भारतीय हैं। चार्ल्स कोरिया क्या लिखोगे, वास्तुकार एवं शहरी नियोजक थे। उन्होंने
उन्होंने आधुनिक वास्तुकला के आदर्श के साथ, उन्होंने आधुनिक वास्तुकला के आदर्श के साथ स्थानीय सामग्री की आपूर्ति एवं भौगोलिक वातावरण, स्थानीय सामग्री की आपूर्ति, भौगोलिक वातावरण को मिलाकर कोरिया वास्तुकला का डिजाइन प्रस्तुत किया। कोरिया वास्तुकला का डिजाइन प्रस्तुत किया। उनके कुछ प्रमुख निर्माण, उनके द्वारा निर्माण किए गए कुछ प्रमुख इमारतें, उनके द्वारा निर्माण किए गए कुछ प्रमुख इमारतें। पहला लिखो भारत भवन भोपाल, कुछ प्रमुख इमारतें, भारत भवन भोपाल। हाँ भोपाल, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो भारत भवन भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश के असेंबली हाउस। उसके बाद लिखोगे ब्रिटिश काउंसिल की इमारत दिल्ली। आज तो उसमें सेंट्रल विस्टा के अंदर आ गया ना, ब्रिटिश काउंसिल की इमारत। ब्रिटिश काउंसिल साउथ ब्लॉक, ब्रिटिश काउंसिल की इमारत दिल्ली। कनॉट प्लेस दिल्ली, कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस हो गया दिल्ली। उसके बाद लिखोगे गांधी मेमोरियल अहमदाबाद। ब्रिटिश काउंसिल की इमारत दिल्ली, कनॉट प्लेस दिल्ली। फिर क्या लिखा, गांधी मेमोरियल अहमदाबाद। फिर लिखो आगा खान संग्रहालय, जो बताएगा कहाँ है वो मुंह मांगा इनाम पाएगा। नो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। हाँ मुंह मांगा इनाम, नो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। जगह बताना है तुमको, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो बताएगा वो मुंह मांगा इनाम पाएगा। हमेशा टर्म्स एंड कंडीशन होता है। आज मैंने टर्म्स एंड कंडीशन कुछ नहीं है, मिलेगा जो मांगोगे। आगा खान संग्रहालय कहाँ है, आगा खान संग्रहालय कहाँ है? अब जब मैंने टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिया है तो कुछ तो बात होगी ना। आउट ऑफ इंडिया इज नॉट द आंसर। मैं ऑप्शन, अरे ऑप्शन में मुंह मांगा इनाम कहाँ मिलता है? तो कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो। लिखो टोरंटो कनाडा, टोरंटो कनाडा। दो मुझे मुंह मांगा इनाम, मुंह मांगा इनाम मुझे मिलेगा। ठीक है, फुल स्टॉप हो गया। इसके बाद देखो अहमदाबाद में उनके डिजाइन के आधार पर, अहमदाबाद में उनके डिजाइन के आधार पर बाद में ट्यूब हाउस बनाया गया था। वही हाउस बनाया गया था। वही बोस्टन, बोस्टन का MIT साइंस सेंटर, बोस्टन का MIT साइंस सेंटर, MIT साइंस सेंटर, टोरंटो का स्माइली सेंटर उनके सर्वश्रेष्ठ कला का नमूना है। स्माइली सेंटर,
उनके सर्वश्रेष्ठ कला का नमूना है। ठीक है, उसके बाद लिखोगे उनको अपने कार्य के लिए, उनकी शहरी योजना बहुत कम पैसों में होता था। ठीक है, जहां बाहर के अगर आर्किटेक्ट को यूज करोगे, अभी देखो ना, हम 2 BHK का इंटीरियर करवाने बुलाते हैं, बेसिक सिविल वर्क भी नहीं करते तो 4 से 5 लाख रुपए ले लेते। उस हिसाब से इनकी वास्तुकला बहुत किफायती था, बहुत कम पैसों में। जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने में मतलब अरबों रुपए लेते थे, ये कुछ करोड़ रुपए में बड़े प्रोजेक्ट बना के दे देते थे। टेक्नोलॉजी का वैसा प्रयोग करते थे। कम जगह को कैसे फुल्ली यूटिलाइज किया जाए। जो दुनिया में मॉडर्न फर्नीचर का कॉन्सेप्ट आया ना, आजकल ऐसे ऐसे नीचे जमीन से जुड़े हुए फर्नीचर कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि क्यों, इससे बहुत जगह घेरती है। तो मॉडर्न फर्नीचर होता है ना कि हम लोग एक ही फर्नीचर ले और 2-2, 3-3 काम हो उसमें। जैसे क्या करते हैं, दीवारों पे डाइनिंग टेबल लगा देते हैं, जब खाना हो तो उसको उठा लो। ठीक है, सोफा कम बेड, आजकल बेड को भी वॉल माउंटेड बना देते हैं। ये जो मॉडर्न फर्नीचर का कॉन्सेप्ट है ना, इन्हीं के डिजाइन से आया है, क्योंकि इन्होंने स्माइली सेंटर में लॉट्स ऑफ मॉडर्न फर्नीचर का यूज किया है। ठीक है, और फिर हम लोगों को आजकल तो ये भी अच्छा नहीं लगता है कि शावर की वो दीवारों से आए, हमको ऐसा लगता है वॉल माउंटेड होना चाहिए कि दिखे ना जगह, क्योंकि शहरों में जगह की कमी है। देखो गांव में कोई दिक्कत नहीं है, आज भी मतलब 80% इंडिया के पास बहुत जमीन है, लेकिन जो शहरों में रहते हैं ना, उनको पूछो जगह की कीमत क्या है। अब ये बिहारी भाई बोलेगा हमको तो नहीं पता भाई जगह की कीमत क्या है, हमारे बिहार में बहुत जमीन है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बना लो, जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा बना लो, है ना, फैला लो। बट अगर तुम कल को डीएम बन जाओगे तभी भी तुम्हें जगह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुराने क्वार्टर मिलेंगे, बड़े बड़े क्वार्टर मिलते हैं। बट जब 2 BHK में पूरी फैमिली जिसको समेटना होता है ना, उसको पता चलता है। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर का बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। वॉल माउंटेड अलमारियां जो दिखे ना, सब ये चाहते हैं, सब चाहते हैं स्लाइडिंग डोर हो कि खुलने में जगह ना खाए वो। ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट इन्हीं से आया है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर आज देखने को मिलता है, वो पूरा का पूरा इन्हीं से आया है। ठीक है, और इनके आर्किटेक्चर में एक खासियत क्या है पता है, इनके आर्किटेक्चर में खुले जगह की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने खुले जगह को बहुत इंपॉर्टेंटली मतलब रखा है, खूब खुला खुला दिखेगा इनका आर्किटेक्चर, जबकि सारी सुविधाएं होगी फिर भी आपको खुला दिखेगा। तो इसका बहुत बड़ा वो पड़ता है। लिखेंगे उनको अपने कार्य के लिए 1972 में पद्मश्री, उनको अपने कार्य के लिए 1972 में पद्मश्री। उसके बाद लिखोगे 2006 में पद्म विभूषण, 72 में पद्मश्री, 2006 में पद्म विभूषण, 2006 में पद्म विभूषण। उसके बाद लिखोगे के अलावा आगा खान पुरस्कार, के अलावा आगा खान पुरस्कार, कॉमा प्रीमियम इंपीरियल ऑफ जापान, प्रीमियम इंपीरियल ऑफ जापान, सब हिंदी में लिख लो। हाँ, प्रीमियम इंपीरियल, हाँ, ऑफ जापान, हिंदी में ही लिखना है, ऐसे ही लिख लो। उसके बाद लिखोगे RIBA के, RIBA, B फॉर बी, R डॉट कैपिटल में लिखो, R.I.B.A, रॉयल इंपीरियल ब्रिटिश आर्किटेक्चरल यूनिट है ये। ठीक है, RIBA के रॉयल गोल्ड मेडल, रॉयल गोल्ड मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया था। RIBA के रॉयल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ एक क्वेश्चन लिख लो मेंस का। क्वेश्चन है, लॉरी बेकर को 30 वर्ड में लिखना है। ठीक है, 2012 में आया था। लॉरी बेकर को
भारतीय वास्तुकला के रक्षक क्यों कहा जाता है? नहीं, भारतीय वास्तुकला के रक्षक क्यों कहा जाता है? उसके बाद दूसरा 1989 में आ रखा है, लॉरी बेकर को गरीबों के वास्तुकार क्यों कहा जाता है? लॉरी बेकर को गरीबों के वास्तुकार क्यों कहा जाता है? अब दूसरा चैप्टर हम आज शुरू करेंगे जिसका नाम है पेंटिंग। भारतीय जो पेंटिंग है, ठीक है, भारतीय पेंटिंग को भी अगेन कई भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम समय के हिसाब से बांटते हैं, ठीक है, समय के हिसाब से, पहले समय समय के हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो भाग होगा वो है पेंटिंग। पेंटिंग को आप पहला लिखोगे प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब जहां लिखा हुआ समझ में नहीं आया है हम, या जिनका लिखा मतलब कोई एविडेंस नहीं है, लिखित कोई हमारे पास साक्षी नहीं है, या मिला भी है तो हमको नहीं समझ में आया, जैसे हड़प्पा है ना। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, भीमबेटका। भीमबेटका भीमबेटका के जो गुफाओं का पेंटिंग है, गुफा पेंटिंग, भीमबेटका का कुछ नहीं, मतलब जो लिखा हुआ भी है नहीं समझ में आ रही, लेकिन पेंटिंग समझ में आ रही। भीमबेटका हो गया, हड़प्पा है ना। ये जो समयकाल है इसको क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री को बाद में 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आएगा पेलियोलिथिक पीरियड। पेलियोलिथिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे देखना पड़ेगा। हाँ, जो 40,000 साल पुराना है, पूरा पाषाण काल। स्पेलिंग फिर भी देखना पड़ेगा मुझे, रुको। मध्य पाषाण और फिर वो पेलियोलिथिक, ये तो पाषाण काल लिखा हुआ है। पेलियोलिथिक, पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल लिखा हुआ है, उत्तर पाषाण। ठीक, उसके बाद मध्य पाषाण काल लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद कैल्कोलिथिक। कैल्कोलिथिक को क्या बोलते हैं भाई? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल लिखो। एक बार फिर भी मैं चेक कर लूं यार। हाँ, ताम्र पाषाण पाषाण काल। ठीक, उसके बाद आते हैं मध्य। क्या क्या है बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हिस्ट्री पीरियड में। ठीक है, हिस्ट्री पीरियड में आपका आएगा प्राचीन, मध्य और आधुनिक। आधुनिक में 3 भाग होगा। ठीक है, यूरोपियन, यूरोपियन हो गया। उसके बाद आ जाएगा ब्रिटिश,
ठीक है, और यहां आ जाएगा स्वाधीनता का, स्वाधीन, ऐसे ही लिखते हैं, बाद का। मजाक समझ में आ रहा था तुम लोगों को? पेंटिंग थोड़ा सा करें, आप तुम देख के ही पता कर सकते हो ये कौन से टाइम का है। अब देखो, हम जैसे अगर जब तक हम अनपढ़ थे तब तक पेंटिंग पेंटिंग था। आप पेंटिंग में भी समझ में आएगा कि पेंटिंग क्या है। सबसे पहले आएंगे भारत के, जो पेंटिंग है उसका बेसिक जो है प्रिंसिपल्स क्या क्या है, विशेषताएं या आदर्श क्या है। ठीक है, अब देखो, अगर भारतीय पेंटिंग की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पुराना पेंटिंग कहाँ मिल रहा है पूछे तो भीमबेटका। दूसरा मिर्जापुर, मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में है। और पंचमढ़ी, पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी क्या मध्य प्रदेश में है, क्या महाराष्ट्र में है, कि क्या कर्नाटका में है? कौन है वो होनहार बच्चा जो बता पाएगा पंचमढ़ी कहाँ है? तुक्का चल रहा है यहाँ तो, मैं नहीं बताऊंगी, चलो छोड़ो, खुद ढूंढ लेना पंचमढ़ी, क्योंकि पंचमढ़ी एक टूरिस्ट प्लेस है। ऐसे जाते हैं ना, अभी अगर लड़कों को बोलूंगी उनके मुंह में स्माइल आ जाएगा, बहुत अच्छा हनीमून प्लेस है। देख, मैंने बोला था ना, हंसेंगे ये। देखा, लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। फोकस, दे आर वेरी फोकस टूवर्ड्स देयर। एक वर्ड बोल दो, स्माइल ऐसे निकल के आते हैं एकदम चमक चमक के। चलो, अब हो गया। ये तीनों में जो मिला है वो गुफाओं में मिला है, सबसे पुराना है। ठीक है, गुफाओं में मिला है, लोग गुफाओं में रहते थे। गुफाओं में रहते हुए वो कैसे, मतलब शिकार करते थे, उनका जीवन कैसा था, गुफाओं के जो पत्थर हैं उनमें बनाया है, बहुत बेसिक पेंटिंग। सेकेंड स्टेप के पेंटिंग कहाँ मिलता है? आपके मिट्टी के बर्तनों में। मिट्टी के बर्तन कहाँ यूज हुआ था? हड़प्पा में। तो सेकेंड लेवल का कहाँ मिलेगा? हड़प्पा में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं, मतलब रियल पेंटिंग की बिगिनिंग की बात करते हैं, तो वो गुप्त साम्राज्य के पीरियड में कह, रियल जिसे हम लोग कह सकते हैं आर्टिस्टिक वे में पेंट करना, उससे पहले भी पेंटिंग मिला है। ठीक है, लेकिन आर्यनों ने किताबें लिखी है, उन्होंने पेंटिंग पे फोकस ना करके कविताएं, ठीक है, उन्होंने पेंटिंग पे फोकस ना करके श्लोक, उन्होंने पेंटिंग पे फोकस ना करके उसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करके पूरी कहानी लिखी है, उन्होंने पेंटिंग में ज्यादा फोकस नहीं किया। बाद के राजाओं में भी आप अगर देखोगे पेंटिंग हुआ है, लेकिन रॉ पेंटिंग है। तो रॉ पेंटिंग मतलब जैसे हमारा छोटा बच्चा घर में बनाता है ना, एप्पल बनाता है कि मैंगो बनाता है पता ही नहीं चलता, ऐसा वाला पेंटिंग। उसमें लिख के देना पड़ता है। बच्चा अगर कलश बनाता है तो नीचे लिख देता है ये कलश है, नीचे कलश लिख देता है, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है, समझ में नहीं आता है। तो जो आर्यन से लेके गुप्त साम्राज्य के पीरियड का पेंटिंग था, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, समझ में नहीं आता था। हाँ, लेकिन जैसे ही बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ, बुद्धिस्ट मॉन्कों ने जो पेंटिंग बनाई उसको कुछ समझ में आने लगा था कि ये बुद्ध बना रहे। ठीक है, वो क्लियरली थोड़ा बहुत देख के समझ में आता था ये गौतम बुद्ध बना रहे, बट उसके अलावा कोई पेंटिंग नहीं देखने को मिला। तो पेंटिंग अगर पॉपुलर हुआ है गुप्त साम्राज्य के ड्यूरेशन में। चंद्रगुप्त जो प्रथम थे वो बेहतरीन पेंटर थे, वो अपने मन की सारी भावनाएं पेंटिंग में बनाते थे। उसके बाद के राजाओं ने जो जो किताबों में लिखा हुआ कहानी है, उन्होंने देखा जनता अनपढ़ है, जनता को समझाना कहां तक तुम पकड़ पकड़ के समझाओगे? सबसे बढ़िया है आप मंदिरों के दीवार पे क्या कर दो, मुराल बना दो। किताबों के मुराल बनाएंगे, पूरी पूरी कहानियों का मुराल बनाया गया, बेहतरीन पेंटिंग का प्रदर्शन हुआ है। जितनी मंदिरें पढ़ी है सब में आपने कामसूत्र, सब में आपने पुराण, रामायण, महाभारत की कहानियां देखी, पूरी पूरी समझ में आती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे लगा के रखा है कि आपको देख के ही समझ में आएगा। पेंटिंग उच्च कोटि की। ठीक है, मुराल पेंटिंग, मुराल तो सबको समझ में आ गया, पत्थर को खुद खोद खोद के बनाते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से बनाया गया। ठीक है, और
अगर इन पेंटिंगों का आप देखोगे, पेंटिंग को करने का भारतीय उस समय पे गुप्त से लेके प्राचीन काल में जो पेंटिंगों का फॉर्म था उसको 6 भागों में बांटा जा सकता है। और ये सभी सद्गुण पेंटिंग है। सद्गुण मतलब जानते हो, भगवान को आकार दिया गया है इन पेंटिंग में। एक होता है निर्गुण, एक होता है सद्गुण। ये सभी के सभी पेंटिंग के प्रकार में भगवान सद्गुण है। ठीक है, भगवान को आकार दिया गया, विष्णु को बनाया गया। ठीक है, जैसे आपके अब तो मतलब मिक्स हो गया है। अगर विष्णु के, क्योंकि अगर वेदों की मानो तो उस समय काल की बेसिक एक पेंटिंग की मैं बात बता रही हूं। अगर आप मान लो विष्णु के पुजारी हो तो वेदों में क्या लिखा गया है, जो वैदिक मंत्र या श्लोक होते हैं दे आर वेरी पावरफुल। आपको पता है गायत्री मंत्र जो हम गाते हैं वो नहीं है एक्चुअली, उसका ना हम 4 लाइनें गाते हैं, बट बाद के 12 लाइन जो होते हैं वो गायब कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि गायत्री मंत्र इतना पावरफुल है कि अगर आपने सही प्रोनाउंसिएशन नहीं किया तो आपकी सेंस ऑर्गन बेकार कर देता है। इसके लिए प्रॉपर अनुष्ठान होता है, प्रोनाउंसिएशन को सही करवाया जाता है। मतलब जो कहते हैं ना इनिशिएट करना, मंत्र को इनिशिएट करके देते हैं गुरुजन। तो हमारे जो समाज में अभी आपको गायत्री मंत्र दिख रहा है वो एक्चुअली गायत्री मंत्र नहीं, दैट इज सावित्री मंत्र। सावित्री मंत्र से हमें इतना फायदा है तो सोचो गायत्री मंत्र से कितना फायदा हो सकता है। लेकिन गायत्री मंत्र से नुकसान भी हो सकता है। अंधा हो सकता है इंसान, बहरा हो सकता है उसकी बीपी का स्ट्रोक हो जाए। ठीक है, उसको गाने के लिए, उसको मतलब प्रैक्टिस करने के लिए क्या होता है, एकदम प्रॉपर नियम और कानून मानना पड़ता है। इसीलिए क्या हुआ, शंकराचार्य के टाइम पे गायत्री मंत्र को जनता के लिए बैन कर दिया, सिखाते नहीं है। इवन जब ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार होते हैं ना, उपनयन में बीच लास्ट के 4 लाइन हम गाते हैं और 2 लाइन सिखाया जाता है। लेकिन कहते हैं ये 2 लाइन तभी गाओगे जब जनेऊ उतरेगा नहीं पूरी जीवन में शरीर से, नहीं तो फट जाओगे। वो जो जनेऊ धारण करते हैं ना वो एनर्जी को एक्चुअली वो करते हैं, चैनलाइज करते हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र के 6 लाइन मिल गया उसको, अगर उसने गाया उसकी इतनी एनर्जी बॉडी से निकलेगी, उसको चैनलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो वो हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, उसका बीपी स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज वाई कान में बोलते हैं ना, उपनयन संस्कार देखे है किसी ने, वो उसमें कान में, आजकल तो लड़कों को देते ही नहीं है 5वां और 6ठा लाइन, क्योंकि उनको पता है जनेऊ धारण वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा टफ काम होता है, तो वो देते नहीं है। और जो तुम लोग शादी में पहनते हो वो जनेऊ नहीं होता, उसको धागा कहते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट जनेऊ। जनेऊ का अपना कुछ रिचुअल्स होता है, नियम होता है जिसको पर्टिकुलरली मानना पड़ता है। ठीक है, तो इतना भयंकर एनर्जी था इन श्लोकों में। तो उनमें से ऐसे श्लोक जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, पावरफुल मंत्र है, बट ये शरीर को नुकसान नहीं करती। ठीक है, ये कभी शरीर को नुकसान नहीं करेगी, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ करो, आपको फायदा हो सकता है, बट आप बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे, पागल नहीं हो जाओगे। गायत्री मंत्र अगर सही नहीं गाया या गलत इरादे से गाया, इंसान पागल भी हो जाता है। कई साधुओं को देखा है वो पागल से हो जाते हैं, वो गायत्री मंत्र के जाप की वजह से। तो उन्होंने क्या कहा, उन मतलब जो किताबें थी उनमें ये भी बोला गया था कि जो वेदों के मुताबिक हर इंसान की जीवन में एक मंत्र का इंपॉर्टेंस है। कोई भी मंत्र ऑप्ट करो, कोई भी, वही मंत्र तुम्हारे लिए है। वैसे सबसे सही मंत्र वो होते हैं जो गुरु आपको देख के देते हैं, बट आजकल गुरु कल्चर नहीं है। तो आपने अगर पूरी जीवन में एक मंत्र बोला है ना, तो आपको तभी मंत्रों का फायदा मिलेगा जब आप कंटिन्यूअसली उसी मंत्र को करो। हम क्या करते हैं, देखो पूजा करने के लिए लिया, क्योंकि हमारा अब जो है ना सिस्टम बड़ा अनपढ़ हो गया है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गणेश के मंत्र से शुरू करते हैं, गणेश कर लिया, फिर शिव जी कर लेंगे, फिर हम गायत्री मंत्र गा लेंगे, फिर नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय गा लेंगे, फिर हम कहेंगे विष्णु जी भी बुरा मान जाएंगे तो शांताकारम भुजगेन्द्र शयनम भी गा, फिर बोलेंगे ये महामृत्युंजय मंत्र रह गया, चलो महामृत्युंजय भी गा लेते, फिर अरे गुरु मंत्र तो रह ही गया, गुरु मंत्र, अरे शनि पापा नाराज हो जाएंगे शनि। और फिर क्या होता है, एक भी मंत्र का फायदा नहीं मिलता हमको, क्योंकि हमारी जो शक्तियों को चैनलाइज करने का इंद्र होता है ना, वो सब मंत्रों के अलग अलग है।
आप जैसे गुरु बीज मंत्र गा रहे हो तो आपकी लॉजिस्टिक माइंड पे काम करता है वो। अब तुम गुरु गुरु मंत्र गा रहे हो लॉजिस्टिक माइंड को, अब गुरु मंत्र गाने के बाद तुरंत ही महामृत्युंजय मंत्र गाए तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम पे आ गया, तो एनर्जी भी तो इधर उधर 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 कहाँ जाएगी एनर्जी। तो आप फिर कहते हैं हमारी पूजा का हमें फर्क नहीं मिलता। अबे जब हमने सिस्टम ही सही नहीं कर रखा। नहीं, पूरे जीवन के लिए अगर वेदों के मानो, अथर्ववेद में क्लियरली इंडिकेट है अपने जीवन में एक मंत्र को पकड़ो, पूरी जीवन में एक ही मंत्र गाना है। वो मंत्र आप अपनी विश से भी पकड़ सकते हो, आपके मतलब भगवान भी, आप मतलब जो आपके गुरु है वो भी दे सकते हैं। लेकिन उसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है आप अगर मान लो गुरु के मंत्र गा रहे हो, मतलब बृहस्पति, मतलब क्या किसका हो गया, बृहस्पति मतलब विष्णु का मंत्र गा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है शिव जी बुरा मानेंगे। तो पूरी जिंदगी आपको विष्णु के ही फोकस में लेके करो, तो जाके आपका इंद्रिय जो है कंट्रोल में आएगा, उसमें जो कॉस्मिक एनर्जी है रेडिएट जब होगा आपको पावरफुल बनाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक ही मंदिरों में बहुत सारे भगवान रख लिए और उसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा मंत्र गा दिया कि ये भी बुरा ना माने, ये भी बुरा ना माने। भगवान बुरे नहीं मानते क्योंकि परमात्मा का ही अंश है, वो परमात्मा का ही रूप है, तो किसी को भी कर लो लेकिन एक। अब इन पेंटिंगों में ये चीज देखने को मिलती है। इस समय के पेंटिंग में अगर आपने देखा एकदम ये जो होता है पर्टिकुलरली एक भगवान के लिए है, सद्गुण के लिए तो एक ही है। अगर शिव जी है तो उसमें गणेश नहीं आएगा, ठीक है। शिव जी है तो शिव जी है। अगर आपको गणेश को मानना है तो थ्रू आउट द लाइफ आप गणेश को मानो, सारे भगवान खुश होंगे। तो इनके पेंटिंग में क्लियरली देखने को मिलता है। और साथ में उनसे जुड़े हुए मंत्रों का चित्रकार, आपने गणेश बनाया, गणेश से जुड़े हुए वक्रतुंड महाकार्य का पूरा चित्र बनाया जाता है, जिससे अगर आप मंत्रों का उच्चारण भी नहीं कर रहे हो, उस पेंटिंग को भी देख रहे हो, वहां से भी एनर्जी ट्रांसमिट होता रहेगा। तो इस समय के पेंटिंग में ये आपको वो देखने को मिलता है। अब देखो इसमें क्या क्या है, ये जो 6 मेन भाग है उसमें क्या क्या है देखो। सबसे पहले आते हैं लेप्या चित्र। लेप्या चित्र मतलब लेपन आर्ट कहते हैं आज हम। तो लेप्या, लेप्या चित्र क्या, चित्र जो है वो मेनली जो है ब्राह्मण जो मंत्रों की सिद्धि करते हैं उनका ब्राह्मणिकल, और बुद्धिस्ट जो मॉन्क है जो वो अपने मंत्रों की सिद्धि करते हैं, उन सिद्धि वाले मंत्रों को कपड़े में, कपड़ा ले लिया और उस कपड़े में क्या करते हैं लेपन से, मतलब टेक्सटाइल में लेपन से बनाते थे। टेक्सटाइल में कुछ चीजें ऊपर से मिला के उसको बनाते थे, ठीक। एक हो गया कपड़े में, कपड़े में लेपन कर दिया, ठीक। मतलब आज के टाइम पे मान लो, आज के टाइम पे हम क्या कहेंगे, हमने एक कपड़ा लिया उसमें रंगाई कर दी। जैसे मान लो ब्रश लिया, ये एक कपड़ा है, इस कपड़े में या तो ब्राह्मणिकल ब्राह्मण होना चाहिए या बुद्ध के संत होना चाहिए। वो अपने जिस मंत्र की सिद्धि किया, उन्होंने क्या किया, ब्रश लिया, पेंट लिया, उसमें से बना दिया, ये है मंत्र, ये मंत्र है। अब मेरा पेंटिंग तो ऐसा ही बनेगा मंत्र का, ठीक। दिस इज कॉल्ड लेप्या चित्र, क्लियर, ठीक। उसके बाद आते हैं लेख्य चित्र। लेख्य चित्र मतलब क्या होता है, कॉमन पीपल जो है कपड़ा या फिर किसी पेड़ के जो खाल होता है उसमें, अब मान लो लेट अस कंसीडर एक बड़ा सा पेड़ था उसका खाल ले लिया। अब कॉमन इंसान है वो भगवान के बारे में कुछ लिखना चाह रहे, तो वो जो भगवान की आकृति को सोच के, तुम मुझ जैसा इंसान या भगवान के लिए कुछ बनाना है, मान लो वो वैष्णव है तो वो विष्णु को बनाएगा, वो शैवाइत है तो वो शिव जी को बनाएगा, और वो अगर शक्ति के हैं तो वो दुर्गा माँ या चामुंडा को बनाएगा, ठीक है। तो उसको बना दिया, मान लो ये है चामुंडा माता, कॉमन लोगों ने जो बनाया इसको क्या बोलेंगे, लेख्या चित्र, लेख्या, इसको क्या बोलेंगे, लेख्या चित्र। ये किसमें बनेगा, या तो कपड़ा या फिर पेड़ की छाल। ये क्या है, कपड़ा है। ये कौन बनाएगा, ब्राह्मण या
ब्राह्मण या बुद्ध संत। किसके बारे में बनाएगा? मंत्र के बारे में बनाएगा। ये मंत्र के बारे में लिखेगा। और ये क्या लिखेगा? भगवान। लेख्या और ये क्या है? लेपन। आ गया समझ में? लेपन चित्र और लेख्या चित्र में समझ में आ गया है ना? हाँ, कॉमन। ठीक है, आम जनता, आम लोग। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका भाव चित्र। भाव चित्र जो बनाएगा चित्रकार बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप आएगा वो क्या आएगा? ऐसे ऐसे बनाते जाना, ठीक है, साथ में, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा नहीं, आपके प्री में क्वेश्चन आ सकता है। और मान लो पूछ लिया कि मैच द फॉलोइंग, या भाव चित्र कौन बनाता, ऐसे। अब आते हैं भाव चित्र। भाव चित्र जो है ये कौन बनाएगा? चित्रकार। चित्रकार बनाएंगे। किसमें? कपड़ा या छाल में लिख दो, पूरा ना लिख के। ठीक है, ये किसके ऊपर होगा? मनुष्य के भाव के ऊपर। मनुष्य, मनुष्य नहीं, देवता, मतलब अपने पूर्वज। मनुष्य नहीं बोलेंगे, इंद्र विंद्र के भाव के ऊपर देवता लिख दो। भगवान और देवता में तो डिफरेंस आप समझ में आ गया ना? देवता के भाव के ऊपर। उसके अलावा कुछ ये मेन महत्वपूर्ण है। उसके अलावा लेख्या चित्र जो है इसमें रेखाओं का प्रयोग होता है। रेखा का प्रयोग, रेखाओं का प्रयोग करके बनाया जाता है। मतलब लाइन खींच खींच के बनाएंगे, ध्यान रखोगे। इन दोनों को देखने में क्या डिफरेंस होगा? ये ना डॉट 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 में बनाते हैं और इसको लाइन खींच खींच के बनाते हैं। हाँ हाँ, मतलब हाँ हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, उसके अलावा कुछ और प्रकार के चित्र लिख लो। धूली चित्र, मिट्टी के प्रयोग करके। धूली जानते हो? धूली क्या होता है? धूल। धूल को धूली कहा जाता है, कई भाषाओं में आज भी धूली ही कहते हैं। तो धूली चित्र, धूल मतलब मिट्टी के रंगों का प्रयोग करके बनाते थे, धूली चित्र। नहीं, नेक्स्ट टाइप के लिखो। धूली चित्र मतलब मिट्टी के प्रयोग से बनाते थे। और पता चित्र, पता, धूली चित्र में ऐसा कोई मतलब वो नहीं है मिट्टी के प्रयोग से साइमल्टेनियस वो। उसके अलावा पता चित्र, देखो इनके बारे में बहुत ज्यादा तो पता नहीं चलता है, बट फिर भी ठीक है, पता चित्र के बारे में भी पता चलता है। कितने भाग हो गए? पांचवा। छठा भाग के बारे में आज भी पता नहीं चलता है। कई कई मतलब पिटकों में बताया गया है, एक और स्टाइल का चित्र था, लेकिन उसके बारे में पता नहीं चल रहा है अभी। ठीक है, लिखोगे विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में पता चित्र की विशेषताओं के बारे में। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में पता चित्र, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में पता चित्र के, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में पता चित्र के बारे में, पता चित्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद लिखो, हेडिंग डाल दो, उत्तर पाषाण काल के चित्र।
हेडिंग डाल दो उत्तर पाषाण काल के चित्र, मतलब 40,000 साल पुराना मान लो। कितना पुराना होगा? कम से कम 40,000 से 10,000 साल पुराना होगा, मतलब बीच के 30,000 साल होता है ना। इसके बारे में ज्यादा नहीं पता चलता है, ठीक है। नहीं, भाव चित्रकार, ठीक है, उसके बारे में पता नहीं चलता है, पता चित्र के बारे में पता नहीं चलता है, और धूली चित्र कौन बनाता था वो पता नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे उत्तर पाषाण काल के चित्र। उत्तर पाषाण काल के चित्र में गेरू का प्रयोग पानी के साथ किया गया। जहां गेरू रंग होता है ना, मिट्टी का रंग, लाइमस्टोन होता है गेरू। जो वो होते ना गमले होते हैं, या फिर तुम आर्मी वाले एरिया में देखते हो ईंटों को पेंट करने के लिए लाल रंग प्रयोग करते हैं, गेरुआ कलर, उसको गेरू कहते हैं। वो मतलब ऐसा है ना, जितना ओले मतलब जितना नमी आएगा वो उतना फिक्स होता है कलर। वो लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर होता है, उसको पीस के पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, पानी में मिला के फिर उसको कलर में यूज करते थे, ठीक है। गेरू का प्रयोग पानी के साथ किया जाता था। अब गेरू में कौन कौन सा कलर आता है बताओ? तुम कहोगे गेरुआ। अब गेरू कौन कौन से कलर का है? गेरुआ कलर, और देखो गेरू, लिखो गेरू, गेरुआ रंग के, सफेद रंग के, गेरुआ। देखो लाइमस्टोन दिमाग में लाओ ना, कौन कौन सा कलर आएगा लाइमस्टोन में? पहला आएगा रेड सैंडस्टोन गेरुआ, फिर आएगा चूना व्हाइट, ठीक है। उसके बाद आएगा येलो जो मिट्टी का कलर है, आएगा येलो, येलो लिख लो, पीला लिख लो, या मिट्टी का रंग लिख लो, ये 3 कलर आएंगे। और जब गेरू में लाइमस्टोन में काई लग के सूख जाता है तो वो कौन सा रंग का बनता है? मॉस कलर, मतलब हल्का ग्रीन कलर। ये 4 कलर मिलता है। तो इनके पेंटिंग में 4 कलर का प्रयोग है। सब चूना पत्थर है। चूना कौन कौन सा होगा? सफेद चूना होगा, लाल चूना होगा, फिर मिट्टी के रंग का होगा, मुल्तानी मिट्टी टाइप के जो रंग होता है वो। और जब उसमें काई जम जाती है, काई सूख जाता है, तो पूरा का पूरा जो चूना पत्थर होता है ना, वो लाइट हरा रंग का हो जाता है। ऊपर पहाड़ों में दिखाई देता है। अब मुझे तुम लोग देखो, प्लेन्स वालों के लिए थोड़ा मुश्किल है समझना, लेकिन ऊपर जब पहाड़ में जाते हैं ना, ऐसे पत्थर दिखाई दे जाते हैं जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देता है। चूना पत्थर होता है, ग्रीन हो जाता है, क्योंकि उसमें कई साल जब काई जमा होता है ना, फिर गर्मियों में मतलब बरसात पड़ी, काई जमा हो गया, फिर सर्दियों में सूख गया, तो धीरे धीरे काई का जो रंग होता है ना वो चूना में लग जाता है, तो एकदम लाइट लाइट ग्रीन कलर देखने को मिलता है। तो ये चारों रंगों का प्रयोग किया गया। अच्छा, ये कहाँ बनाया गया होगा? ऑब्वियसली गुफाओं की दीवारों में। ये चित्र कहाँ बनाया गया है? गुफाओं की दीवारों में। अब लिखेंगे इनमें हाथी, गेंडा, बाघ जैसे जानवरों के साथ, हाँ गेंडा गेंडा गेंडा, बाघ जैसे जानवरों के साथ इंसान और कुत्ते की संघर्ष, इंसान और कुत्ते की संघर्ष और शिकार के चित्र देखने को मिलता है। इससे पता चलता है इंसान ने सबसे पहले दोस्ती कुत्ते के साथ की है, क्योंकि पालतू है। इंसान ने ये नोटिस किया, जब वो ना गुफा के अंदर आया, तो उसने ये नोटिस किया कि अगर आसपास कुत्ते रहते हैं तो उनके बच्चे सिक्योर रहते हैं। कुछ पेंटिंग में, भिन्न-बेटका की पेंटिंग में साफ दिखाया गया है। तो उन्होंने कुत्तों को गुफा के अंदर अलाउ करना शुरू किया। अब जब कुत्ता ऐसा हो जाता है कि अब जब कुत्ता इंसान के साथ रहने लगा, तो जब इंसान वहां से छोड़ के जाता है, कुत्ता भी उसकी सिक्योरिटी में पीछे पीछे छोड़ के गया। तो पहली बार इंसान ने देखा कुत्ते को पाला जा सकता है, और इससे ये फायदा है, कुत्ता आग से नहीं डरता।
स्ट्रीट डॉग को देखा है, पटाखे कितने फूटते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये अलग बात है, बॉम्ब से उनको फर्क पड़ता है क्योंकि बहुत लाउड होता है, लेकिन आग की चिंगारी से कुत्ता नहीं डरता, बाकी जानवर डरते हैं। ठीक, तो धीरे धीरे इंसान ने कुत्ते को पालना शुरू कर दिया और दोस्ती हो गई, तो कुत्ता और इंसान एक साइड में और ये जानवर दूसरे साइड में लड़ाई करते। लाल रंग का प्रयोग शिकार के चित्र बनाने के लिए किया जाता था। अब मजा आएगा तुमको भीमबेटका जाके या पंचमढ़ी जाके। लाल रंग का प्रयोग शिकार के दृश्य दृश्य में कॉमा दृश्य में कॉमा हरे रंग का प्रयोग हर्ष उल्लास को दिखाने के लिए किया गया है। हरे रंग का प्रयोग हर्ष उल्लास को दिखाने के लिए, जैसे भीमबेटका के अंदर कुछ चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि ऐसे, मतलब ये वाला चित्र तो मैं बना सकती हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छे से बना लूंगी इस वाले चित्र को। ये वाले चित्र के ऊपर तो मास्टरी कर रखी है मैंने। ये हरे से बनाया गया है। ये सारे चित्र ऐसे, ये एग्जैक्टली यही है भीमबेटका में चित्र, क्योंकि मैंने कई बार देखा है तो मुझे ये बनाना आता है। ये चित्र देख के क्या समझ में आ रहा है? शिकार करके आने के बाद इंसान नाच रहा है, साथ में कुत्ता भी खुश हो रहा है, आग में शिकार का वो चीज उन्होंने क्या कर रखा, उबाल रखा, और ये पूरा चित्र जो है ग्रीन रंग में बनाया गया, लाइक पार्टी। हाँ, इस चित्रकारी को हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एंशियंट चित्रकारी है। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर में मतलब हर्षोल्लास, भाई हम खाना लेके आए हैं सब मिलके खाएंगे, इसको करने के लिए ग्रीन कलर। वहीं शिकार के जो चित्र हैं वो सारे के सारे चित्र जो है लाल रंग से बनाया गया है। ठीक है, और जो शिकार के चित्र है ना, उसमें पता है क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि उस चित्र में इंसान और कुत्ते को एक साइड कर दिया और बाघ को दिखाने के लिए सेम स्ट्रक्चर यूज किया है, ऐसे मतलब हमने लगाया ना ये बाघ है, ऐसे करके ऐसे ही स्ट्रक्चर यूज किया है, लेकिन उसमें ना ऐसे स्ट्रैप बना दिया है, ऐसे स्ट्रैप, और गेंदे को दिखाने के लिए इसी स्ट्रक्चर में ऐसे कर दिया। आ गया समझ में? तो हमने लगाया कि ये, और जब हाथी है तो हाथी को ऐसे कर देते थे। आ गया समझ में? तो जानवरों को एक साइड किया, इंसान कुत्ता एक साइड किया और लाल रंग से पेंटिंग की। तो इसका मतलब है वो क्या होगा, संघर्ष की कहानियां, क्योंकि खून बहती होगी ऑब्वियसली। ठीक है, बेचारा कुत्ता ही मारा जाता होगा, ठीक है, क्योंकि वही प्रोटेक्शन में मारा जाता है सबसे पहले, बट फिर भी खून बहा तो लाल रंग। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में ना सबसे ज्यादा जो चित्र है वो हिंसात्मक चित्र है। मध्यपाषाण काल जो है 10,000 साल से शुरू हुआ, लगभग 4,000 साल तक चला। ये तो पाषाण काल, मध्यपाषाण काल तो पता है ना तुमको, 10,000 से शुरू होता है, लगभग 4,500-4,000 साल तक लेते हैं, बीसी तक। तो उस काल में लिखोगे यह चित्र हिंसात्मक चित्र को प्रदर्शित करते हैं, और सभी में लाल गेरू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, हिंसात्मक चित्र है और लाल गेरू का प्रयोग हुआ है। उसमें अब लिखेंगे नेक्स्ट उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल 4,000 साल बीसी से लेके, मान लो तुम उत्तर पाषाण काल को किस में लेते हैं, 4,000 साल बीसी से लेके लगभग 1,000 साल बीसी तक लिया जाता है उत्तर पाषाण काल को। ठीक है, तो उत्तर पाषाण काल में लिखोगे इस काल में सर्वाधिक हाँ
उत्तर नहीं, ताम्र प्रशांत काल, सॉरी, नहीं नहीं, मध्य, देखो अब ताम्र प्रशांत काल है। ताम्र प्रशांत काल कौन से शुरू होता है? लगभग तुम लोग मान लो 4000 से शुरू होता है और 3000 साल का है ताम्र प्रशांत काल, वो 1000 बीसी तक मान लो, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे फिर मिल गया है सोसाइटी में। इस काल के चित्र में सर्वाधिक मिट्टी के एवं हरे रंग का प्रयोग किया गया है। इस काल के चित्र में मिट्टी के रंग एवं हरे रंग का प्रयोग सर्वाधिक है। मिट्टी का रंग जो है समाज और धर्म को दर्शाती है। मिट्टी का रंग समाज एवं धर्म को दर्शाती है, और हरा तो पता ही है तुमको, एवं धर्म को दर्शाती है। अब देखो 4000 से लेके लगभग मतलब 1000 साल के एंड तक, मतलब तुम ये लगा लो 200 बीसी तक चलेगा, ये 200 बीसी तक चलेगा, 100 बीसी तक चलेगा। अब तुम बताओ इस समय काल में अशोक था नहीं था? था। धर्म आया, बुद्ध धर्म, ठीक है, जैसे ही पीला रंग का प्रयोग हुआ धर्म एवं समाज को दर्शाया, ठीक। इस समय काल के चित्र में इस समय काल के चित्र मुख्यतः नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश, मुख्यतः नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश, नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश, जोगीमारा गुफा, हाँ, छत्तीसगढ़, जोगीमारा गुफा कौन से पहाड़ी के ऊपर है? जोगीमारा गुफा सुना होगा, छत्तीसगढ़ में है, तो रामगढ़ की पहाड़ी के ऊपर है, ठीक है, अगर नहीं पता है तो जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़, गढ़ के अलावा, गढ़ के अलावा, छत्तीसगढ़ के अलावा घोदसार, घोदसार और कोहाबुर की पहाड़ियों में, कोहाबुर अगर नहीं पता है तो लिख लो, कोरिया में है, साउथ कोरिया में, कोहाबुर की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। हाँ, मतलब क्या हो गया, अशोक वहां तक पहुंचा था, कोहाबुर की पहाड़ियों में है। इसके अलावा उड़ीसा के योगी माठा, हाँ, और छत्तीसगढ़ के चितवा डोंगरी, योगी माठा और छत्तीसगढ़ के चितवा डोंगरी आज दुर्गा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, हाँ, चितवा डोंगरी के घरों में यह चित्रकला पाया गया है, यह चित्रकला पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ दुर्गा डिस्ट्रिक्ट, हाँ। इस चित्रकला में इंसानों, नहीं, हॉर्स राइडिंग क्या बोलेंगे, इंसानों द्वारा घुड़सवारी, कौमा का धनुष बाण के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है, धनुष बाण के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है।
धर्म को दर्शाने के लिए हाथी का प्रयोग किया गया इन चित्रों में। धर्म को दर्शाने के लिए हाथी का प्रयोग किया गया। ये थोड़ा सा एडवांस है, मैं बना के नहीं दिखा पाऊंगी। यहाँ पर बाघ को दिखाने के लिए ना उसके ऐसे देखो इसी स्ट्रक्चर में ऐसे दाढ़ी बना दिया, स्ट्रक्चर में दाढ़ी बना दिया तो वो क्या हो गया, लॉयन। ठीक है, धर्म को दिखाने के लिए हाथी दिखाया गया है। हाँ, हाथी के आगे सभी जानवर और इंसानों का सर झुकाना धर्म को दिखाती है। ठीक है, तो इस तरीके से माइथोलॉजिकल इसमें इंपॉर्टेंस मिलता है। अब अगर आते हैं क्वालिटी वाइज, भारतीय जो पेंटिंग है उसको दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो हो गया मुराल पेंटिंग और दूसरा हो गया मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग मतलब छोटे 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 बहुत सारे चीजें बनाएंगे एक ही पेंटिंग के अंदर। छोटा सा पत्ता बना दिया, फिर छोटा सा एक ट्राइंगल बना दिया, जैसे हम बॉर्डर में लगाते हैं। बड़ा सा एक मेन फिगर रखा और उसके चारों तरफ सुंदरता बढ़ाने के लिए बेल बना दिया, पत्री बना दिया, फूल बना दिए, छोटे छोटे शंख बना दिए। मिनिएचर पेंटिंग। हाँ, दो भाग हो गया, एक हो गया मुराल और दूसरा हो गया मिनिएचर। ये तो तुमको पता है। मुराल क्या होता है पता है? पत्थर को खोद के या फिर किसी एक सपाट मैदान पे ग्लू जैसे कोई चीजें चिपका चिपका के जो पेंटिंग बनाया जाता है, 3D पेंटिंग जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मुराल पेंटिंग बोलते हैं। अब ये मुराल पेंटिंग कहां कहां मिला, इसके मेन विषय वस्तु क्या है, हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट। इसके विषय वस्तु क्या है, तीन विषय वस्तु है, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट। ये इसकी शुरुआत 10th सेंचुरी बीसी से ले लो और एकदम 10th सेंचुरी एडी तक आज भी होता है मुराल पेंटिंग। ये मुराल बना रखा देखो दीवार में, दिस इज मुराल। ठीक है, ये भी मुराल है, इसी में बना दो एक बंदे का शक्ल, हो गया मुराल, है ना। सपाट मैदान पे हमने किसी चीज को जोड़ के बनाया या फिर एक सपाट मैदान को खोद खोद के बनाया, 3D जो पेंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट मुराल पेंटिंग कहाँ मिलता है, अजंता की गुफा में, अन्नमलई की गुफा में। ठीक है, रावण छाया रॉक शेल्टर जो है, कहाँ है रावण छाया, रावण छाया तिरुवनंतपुरम, वही वहां से ही तो शुरू होता है आपका राम सेतु। ठीक है, उसके अलावा आप बाघ की गुफाओं में, कैलाश मंदिर के अंदर, ये तो हमने मुराल बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, मुझे नहीं लगता है तुम्हें मुराल पढ़ाने की जरूरत है ना। और कहां कहां मिलता है समझ में आ गया। मुराल का दूसरा नाम क्या है, मैंने बताया था फ्रेस्को पेंटिंग। मुराल को ही क्या बोलते हैं, फ्रेस्को पेंटिंग बोलते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें भगवान जी बनाते हैं, इसमें भगवान के हेयर बना दिया, भगवान को सुंदर ऑर्नामेंट पहना दिए, है ना। गौतम बुद्ध में हमने डिस्कशन नहीं किया है कि उनके कान के कुंडल बना दिए, उनके एक बहुत बड़ा हेलो बना दिया, ज्ञान का चक्र बना दिया। विष्णु जी है तो विष्णु जी के सुंदर वाला फॉर्म बनाएंगे भगवान। उसके अलावा इन पेंटिंगों में फिर माताएं भी आई, औरतें भी आई, और औरतों को तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुंदर बनाया गया, चाहे रियली हो ना इतनी सुंदर, रियली भी होती है औरतें सुंदर, बट एज कंपेयर टू जेंट्स तो औरतें सुंदर होती है, बट इन पेंटिंग में मतलब अप्सराएं बना दी, बहुत सुंदर बनाया गया, आउटलाइन करा गया, आउटलाइन बनाया गया उसमें, मतलब चीजों को इतना अट्रैक्टिवली बनाया, आउटलाइन जरूर बनाया कि आउटलाइन करने से क्या होगा, दिख जाएगा, नजर पड़ जाएगा चीज के ऊपर, आउटलाइन बनाया गया, है ना। जैसे हमने पढ़ा था पद्म पानी, गौतम बुद्ध के पद्म पानी पोस्टर नहीं पढ़ा था जिसमें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। मैंने बताया था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होगी, बहुत बड़ा हेलो बना दिया, तो उसी मुद्रा को तो पद्म पानी कहते हैं। ठीक है, पद्म पानी हो गया, इस तरीके से बहुत सारी वो बनाए। तो आपसे अगर पूछे जातक की कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां किसमें मिलती है, मुराल पेंटिंग में। एक कौवा है, कौवा को प्यास लगी, पंचतंत्र की कहानी है कि विवेक का प्रयोग करना है जीवन में हमेशा, तो उसने देखा कहीं पानी नहीं है, एक कलश में पानी था, उसने पत्थर डाल दिया, पत्थर डालने से पानी ऊपर आ गया, वो पी के उड़ गया। पंचतंत्र की कहानी है, बचपन में पढ़ा है सबने। एक बच्चा हर समय मतलब बाघ 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 चिल्लाता था, गांव वाले उसको बचाने आते थे, एक बार सच में बाघ आया और वो चिल्लाया तो कोई नहीं आया, और कहानी के लास्ट में लिखा होता है कि झूठ बोलने से मतलब क्या होगा, आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ एक मैसेज है। पंचतंत्र की कहानी है, मोरल स्टोरीज है, अभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, जातक की होगी या तो गौतम बुद्ध की जीवन की होगी, या पंचतंत्र मतलब हिंदू या जैन धर्म से जुड़े हुए।
तो ये कहानियां मिलती हैं इन पेंटिंग में। आ गया समझ में मुराल पेंटिंग? अब मुराल में बहुत अजंता की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका टाइम पीरियड 10 BC से 10 AD, मतलब एकदम गजनी जब तक आया था तब तक चल रहा था ये। इस टाइप की पेंटिंग आज भी बनती है, ऐसा नहीं है नहीं बनती, बस आधुनिक हो गया है। आजकल हम लोग मशीनों का यूज करते हैं तो हम लोग हाथ वाले पेंटिंग में नहीं लेंगे। आज भी मुराल बनाया जाता है, आज भी हम दीवारों में गौतम बुद्ध को चिपका देते हैं, ऐसा मूल आता है सुंदर सा गौतम बुद्ध का चिपका देते हैं। गौतम बुद्ध के सर से पानी भी गिरता है फव्वारे से, मजा आता है देखने में गौतम बुद्ध को, है ना, ये भी तो मुराल है। अरे घर की होम डेकोर में करते हैं यार लोग, ठीक है, वो भी तो मुराल है ना। आ गया समझ में मुराल? अब मुराल कहाँ मिलता है? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, कैलाश मंदिर के अंदर, बाघ की गुफाओं में मुराल नहीं मिलता, सॉरी, ठीक है। और गुफा बताओ कहाँ मिलता है? मंदिरों में मिलता है ना। जो जितने रथ पढ़े सब रथों में मुराल है। पंचरथ पढ़े हैं हमने, महाबलीपुरम में मुराल है, मीनाक्षी में मुराल है। तो अब मुराल 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 ही है बस, ठीक है, हो गया। इसके बाद नेक आता है, हमने लेखापानी टेम्पल भी पढ़ा था, है ना। अब आता है मिनिएचर पेंटिंग। देखो मिनिएचर पेंटिंग तो शुरू हुआ था एक्चुअली 10 AD के बाद, लेकिन उस समय पे चंदेलाओं के रूलर थे, कहीं पे कहीं कहीं हिंदू रूलर थे, इसलिए इसको प्राचीन में भी लिया जाता है। लेकिन इसको ये कह लो जैसे धर्मपाल राजा था, पालों का राजा धर्मपाल था बंगाल में, तो लेकिन इसमें ना इस्लामिक प्रभाव भी बहुत है। मिनिएचर पेंटिंग मतलब क्या हो गया, एक मुख्य होगा कैरेक्टर, और मुख्य के साथ बहुत सारे गौण कैरेक्टर होंगे। अकबर है, अकबर के साथ 4 बीबियां हैं, 4 बीबियों के साथ उनके बच्चे भी हैं, उनके बच्चों के साथ गांव वाले भी है, एक पालकी भी है, और क्या हो सकता है, 2 कबूतर नहीं, क्या रखते हैं अकबर अपने साथ, पिकॉक भी है, 2 पेड़ भी है। एक ही पेंटिंग के अंदर इतनी सारी चीजें, छोटा छोटा बनाना पड़ेगा सबको, छोटा छोटा बनाएंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, मिनिएचर पेंटिंग। यहां तक आ गया समझ में? कल हम लोग मुराल और मिनिएचर पेंटिंग के बारे में लिखेंगे, ठीक है। इसका जो शुरुआत है 2 हिंदुओं के समय ही हुआ था, लेकिन इसमें इस्लामिक प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा बाद में, ठीक है। इसमें इस्लामिक प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। बेल पत्री लगा देंगे बाद में, अभी नहीं लगाया बेल पत्री, अभी तो छाता बनाया, राजा चल रहा है, हाथी चल रहा है, छाता बना दिया, पालकी बना दिया। बाद में क्या होगा, साइड में बेल पत्री भी बना देंगे, कुछ ज्योमेट्रिक फिगर भी बना देंगे। आजकल हम लोग बेडशीट में ज्योमेट्रिकल फिगर वाले यूज करते हैं, वो भी मुस्लिम देन है। ज्योमेट्री के फिगर्स तो वही बनाते थे ना, गोला बना दिया, सर्कल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, ठीक है, वो भी पेंटिंग में आएंगे, मिनिएचर पेंटिंग में ही आएंगे। मतलब अभी मुराल जो है, मुराल भी एडवांस हो गया और मिनिएचर पेंटिंग भी एडवांस हो गया। मिनिएचर पेंटिंग इतना एडवांस हुआ कि हमको समझ में ही नहीं आता। मॉडर्न पेंटिंग में मिनिएचर पेंटिंग बिल्कुल नहीं समझ में आती, क्योंकि क्यों टेढ़ी मेढ़ी कुछ लाइनें बना दी, 2 हाथ बना दिए, एक आंख ऊपर लगा दिया, एक आंख नीचे लगा दिया। आप बताओ क्या समझ में आया तुम्हें इस पेंटिंग को देख के? मोनालिसा हंस रही है कि रो रही है? अरे हमको क्या पता, हमसे क्या पूछ रहे हो? जिसने बनाया, किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंसी। उसको भी नहीं पता, गलती से ब्रश मारते हुए ऐसा हो गया होगा कि मुंह का शेप बिगड़ गया, लेकिन वो बड़ा पेंटिंग फेमस हो गया। ऐसा नहीं है, उनको पता भी हो सकता है, मतलब एज कॉमन इंसान तो हम ही सोचेंगे ना। तो आजकल की पेंटिंग और एडवांस हो गया, समझ में नहीं आता। पहले की पेंटिंग एकदम पहले की पेंटिंग की तरह, पहले की पेंटिंग एकदम इनिशियल जो पेंटिंग था वो भी नहीं समझ में आता था, आज का पेंटिंग भी समझ में नहीं आता। समय का चक्र गोल है, गोल गोल घूम के वहीं पहुंच रहे हम, है ना। पेंटिंग ने उस क्रम को पकड़ लिया है। चलो